हे एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू शानदार अंदर वीडियो के अंदर रहते हो यार सारे अंदर मेरे। ओके एनीवेज, देखो अपन ना एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे बाबा। ओके सो भैया मैं एक वीडियो देख रहा था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी आर क्या बोलते हैं उसको, वो गरीब भैया, गरीब बन रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ये क्या सुनने में आ रहा है? में एक कंपटीशन चल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में एक कंपटीशन चल रहा है जिसका नाम है सबसे गरीब कौन। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार इनके पास ना बहुत होगा। नहीं भाई, है कमी। कमी है। We sat on top of a bus also. कितने का है? ये 950 का है। 500 में मिल जाएगा। हाँ, मुझे प्राइवेसी नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स के साथ। मुझे अभी भी फील होता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, मैं 200% नहीं करूंगा, तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। मैं बार्गेनिंग वाओ, बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। ये क्लिप ये सब देखने के बाद तो मेरे दिल में ये की ख्याल आ रहा है कि कितने गरीब बेचारे बेसहारे किस्मत के बोझ के मारे। क्या सच है या झूठ? ये सच है या सपना? देखते हैं। देखकर शायद तुम्हारे मन में कंफर्टिंग फीलिंग आए, ऐसा महसूस हो कि अरे वाह, सारा अली खान और शाहिद कपूर भी मेरे जैसे हैं। इनके अलावा अगर किसी सेलिब्रिटी को देखकर तुम्हें ये वाली फीलिंग सबसे ज्यादा आती है तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो सेलिब्रिटी ये सबसे गरीब कौन वाला कंपटीशन जीत चुका है। सबसे ज्यादा रिलेटेबल, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा गरीब लगने का कंपटीशन। आज से कुछ 25-30 साल पहले तक शाहरुख खान, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए एक एस्पिरेशन थे। क्योंकि भैया वो जेन्युइनली गरीबी से आए थे भाई, उन्होंने जेन्युइनली उस टाइम पे स्ट्रगल देखी थी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया और स्टार किड बहुत ज़्यादा पैदा हुए। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हार्डवर्क था। वो आउट ऑफ रीच समझे जाते थे। उनको देखकर हम लोग उनके जैसा बनने की एस्पिरेशन रखते थे। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। फिर देखा जब जैसे ही नीचे उतरा तो मेरी 5 गाड़ियां पार्क। फिर मुझे लानत है मेरे पे, अगर मैंने 5 गाड़ियां हैं, बेवकूफ तो फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता है? I want to be loved, to be liked, to be admired. You can become a philosopher after you become rich. वहीं आज के न्यू एज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो चाहते हैं कि वो हमारे तुम्हारे जैसे दिखे, तुम्हें अपने जैसा ही फील कराए, फिर चाहे वो अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाकर हो। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own या अनन्या पांडे कुछ बोल रही है बॉस को, इसके ऊपर गौर फरमाएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अनन्या पांडे भाई वाओ। इंस्टाग्राम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अपनी फोटो डालकर हो, या फिर जिस पापराजी को ये खुद कॉल करके बुलाते हैं उन्हीं के सामने अपनी प्राइवेसी के बारे में फेक कंसर्न दिखाकर। मैंने दिल से उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मेरे जिम के बाहर आना बंद कीजिए। ओके तो उन्हें बुलाना आप बंद कर दीजिए। उनका तो ऐसा नहीं है कि चलो भैया जा रही हो जिम को, अपन भी जाएंगे फोटो वगैरह खींच लेंगे ना। बुलाने वाले तुम हो, हकालने वाले भी तुम हो। जनता को पागल समझ रही हो क्या? भुवन बाम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो ही वो आ सकती है। एक बार भुवन बाम ने एयरपोर्ट के ऊपर मतलब कि वो बुलाए थे, तो मतलब कि तुम्हें बस कॉल करना है कि मैं ऐसे ऐसी जगह पे आ रहा हूँ, तो सारे आ जाएंगे भैया तुम्हारा फोटो वगैरह खींचने के लिए। वाह भाई वाह। प्लीज। और पहली बार सुनने में शायद ये लगे भी कि these celebrities have a choice कि वो अपने आप को पब्लिक में कैसे कंडक्ट करता है, पर रियलिटी में उनके पास वो चॉइस नहीं है, क्योंकि खुद को मिडिल क्लास दिखाकर लोगों के सामने रिलेटेबल लगने की उनकी ये कोशिश एक सोचा समझा प्लान है। एक ऐसा प्लान जो शायद उन्होंने खुद कभी बनाया भी नहीं, पर अब उस झूठ को निभाना उनकी मजबूरी बन गई। एक ऐसी मजबूरी जिसके ऊपर उनकी फिल्म की सक्सेस, बॉलीवुड में उनके रिलेशंस और उनका पूरा एक्टिंग करियर सब कुछ डिपेंड करता है। पर सवाल तो सही है बस, सही है सही है। ये उठता है कि जब सब जानते हैं कि ये फिल्म स्टार्स कितने पैसे कमाते हैं, उनके कैसे कैसे शौक होते हैं, वो कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, इनफैक्ट 550 करोड़ था क्या? ये सब तो वो अपने इंस्टाग्राम पर खुद शोकेस करता है। तो फिर इस फेक मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, रिलेटेबल होने की नाकाम कोशिश के पीछे का कारण क्या है? अरे भाई ये तो कुछ नहीं। राजकुमार राव ने कहा कि मेरे पास बहुत कम है, तो राजकुमार राव की सबसे महंगी टी शर्ट भैया थी कितनी, 80,000 की टी शर्ट पहन के घूम रहा था। टी शर्ट या शर्ट था पता नहीं क्या था, 80,000 का शर्ट पहन के घूम रहा भाई। अब इससे गरीबी और क्या ही देखोगे तुम। शायद मेरे अब तक के बचपन से लेकर अब तक के पूरे कपड़ों का ये भी 80,000 का नहीं हुआ होगा ना। हाँ राजकुमार राव, एक सेकंड ना, कब से स्टॉप किया है अपन ने?
ओके सो मैंने ना ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था और वैसे ही बड़बड़ करते जा रहा था यार, फिर से एक बार। हाँ, तो राजकुमार राव की मतलब राजकुमार राव ने कहा था कि भैया वो इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, तो उनका टी शर्ट जब देखते हैं। राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ, आप भी हैरान हो जाएंगे। यह अल्ट्रा प्रीमियम शर्ट जिसे राजकुमार राव ने पहना था, यह लुई विटन की है और इसकी कीमत लगभग 2,32,000 है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी स्टाइल ने हर किसी का दिल जीत लिया। 2,32,000 की, और ये नॉर्मल सी प्रिंटेड शर्ट। ओके कपूर एंड राजकुमार ओके, नॉर्मल टी शर्ट की डिटेल्स निकाली तो ये थी गिवेंचे की सर्कल लोगो टी शर्ट, जिसका प्राइस $296 है, जो इंडियन रुपए में तकरीबन 24,804। तो ये देखो, ये होता है भैया लाइफस्टाइल जीते। ये होता है मतलब कि वो कहते हैं ना कि नहीं इतना भी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा तो है ही। ओके, मतलब कि तुम लोगों से ज़्यादा है भाई, मतलब हम लोगों से, नॉर्मल लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से बहुत ज़्यादा है उनके पास। इनफैक्ट ये सब तो वो अपने इंस्टाग्राम पर खुद शोकेस करता है। तो फिर इस फेक मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, रिलेटेबल होने की नाकाम कोशिश के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सच तो ये है, जब मैं और तुम इंडिया के किसी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में इस फेल्ड एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन रहे थे, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। एक 50,000 की नॉर्मल सी नौकरी पाने के लिए हमें और तुम्हें 4 साल कॉलेज में घिसाना पड़ा, महीनों तक मेहनत करनी पड़ी, पर शायद इनकी पहली फिल्म पाने के लिए BMW में बैठकर डायरेक्टर के ऑफिस जाना ही इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल था। तो जब हमारे और इन सेलिब्रिटीज की लाइफ, एनवायरनमेंट, फाइनेंसेस, नेचर में कुछ सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो व्हाई आर दे ऑब्सेस्ड विद लुकिंग लाइक यू एंड मी? एंड बॉलीवुड में ये रिलेटेबल मिडिल क्लास होने का टेम्पलेट हर एक सेलिब्रिटी फॉलो तो कर रहा है, बट इज इट एक्चुअली वर्किंग? क्या सच में हम एज एन ऑडियंस इतने ज्यादा इनोसेंट है, या कहूं कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। उन्होंने दिखाया, तुमने देखा, उन्होंने समझा, तुमने समझाया। देखो भाई, एक होती है खुद की मेंटेलिटी। अगर कोई चीज़ जैसे लाइक नाना पाटेकर, ओके, नाना पाटेकर आज भी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, ओके, वो आज भी खाकी कुर्ते पे ही आ जाते हैं किसी भी इवेंट के अंदर, ओके, आज भी उनकी बोली शादी वही चीज़, ना ज़्यादा शो अप, नहीं वो इतने महंगे कपड़े वगैरह कुछ पहनते हैं, और आज भी वो अपनी माँ के साथ एक मुंबई छोटे से फ्लैट में रहते। हाँ, उनका घर का काम चालू है, मतलब वो भैया डाउन टू अर्थ बंदा है, जो कि आया है स्ट्रगल, थिएटर से आया है वो। तुम समझ सकते हो ना किस लेवल पर उसकी बोली वैसी भाई, वो एरोगेंस और एग्री है जो है वो मुँह पे भाई, देखिए। सो वो होता है रियल बंदा। और ये जो फेक रियल बनने की कोशिश करते रहा कि नहीं भैया हम तो बार्गेनिंग करते, हम तो भैया कंजूस मक्खी चूस, या फिर हमारे पास भी पैसे कम है ना, ये बस तुम्हारे लिए कि तुम उनसे रिलेटेबल रहो, मतलब कि कनेक्ट रहो तुम उससे। बस उनकी मूवीज़ आ रही है, उनके कोई आपको प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो बस एक ट्रिगर होता है कि किस तरह से उसे खींचे ऑडियंस को। एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू जिसको जानबूझकर इमोशनल और रिलेटेबल बनाया गया हो, उससे इन्फ्लुएंस होकर उस सेलिब्रिटी की आने वाली मूवी देखने चले जाएं। तो प्लीज वेलकम बाबिल, आप ऊपर आइए ना। नहीं सर, आप बड़े, आप वहाँ बैठिए, मेरी जगह यहाँ है। डाउन टू अर्थ पर्सन बोलना और डाउन टू अर्थ हरकतें करना, उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो भाई, बाबिल ने जो किया वो सही था, लेकिन इतना भी सही था। इंटरव्यू उसका था, मतलब कि वो इस टाइम पे हाईलाइट है, ओके। तो क्या है ना, इंटरव्यू मतलब कि सवाल जवाब तो जो 1 to 1 होंगे, तो बाबुल तो शायद ऊपर बैठ गया होता तो काफ़ी अच्छा लगता उसको, पर्सनली अच्छा लगता उसको, ओके। लेकिन तू डाउन टू अर्थ बंदा है, तू उसके फैन बन जाए। इस वीडियो में इस ढोंग के बारे में, मिडिल क्लास मेंटालिटी ऑफ बॉलीवुड के बारे में विस्तार में सारी बातें करेंगे कि कैसे ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमें पागल बना रहे हैं, अपनी नेटवर्थ तो छोड़ो, अपनी रियल आइडेंटिटी तक छुपा रहे हैं। पर सबसे पहले लेट मी टेक यू बैक इन टाइम, जहां से इस टेम्पलेट की शुरुआत हुई। वो समय जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को तुम्हारे जैसे बनने, दिखने और खुद को मिडिल क्लास प्रोजेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राइज एंड फॉल ऑफ एस्पिरेशन की बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए फ्री है, हमें बहुत मोटी। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो आ रहा है भाई के चैनल से, ओके। भाई का चैनल तुम देख सकते हो। तुमने रईसी के किस्से, अंबानी, अडानी और टाटा के तो सुने ही होंगे, तो भाई चैनल सब्सक्राइब, सपोर्ट मारो भाई, और अपने को भी थोड़ा सपोर्ट, ओके। मोटिवेशन मिलता है हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी। फ्लिपकार्ट पे फर्नीचर देखते देखते खुद को मिडिल क्लास प्रोजेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है अपना पहला सुपरस्टार इन द फॉर्म ऑफ राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को देखने तक के लिए लोग घंटों ट्रैवल करके आते थे। वो जब जैसे कि रास्ते पे शूटिंग करते थे, तो अगर यूं घूमते थे तो सारी लड़कियां इस तरफ,
if you turn around, सारी लड़कियां इस तरफ. I have never seen a visual like that in my entire life. इससे पहले भी बॉलीवुड एक्टर्स के फैन तो थे, पर इस लेवल का क्रेज, स्टारडम और फैन फॉलोइंग बॉलीवुड ने आज तक नहीं देखा। मन्नत के बाहर लोग खड़े होते हैं, जो सलमान भाई के बाहर खड़े होते हैं, संडे को जो घर के बाहर जो दर्शन होते हैं, वो कंबाइन अगर आप कर दो तो उससे डबल पब्लिक, स्पेशली लड़कियां राजेश खन्ना साहब के बाहर काटो रोड पे खड़ी रहती। पर सबसे इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली मैंने भी राजेश खन्ना के बहुत से ऐसे किस्से सुने, और देवानंद जी को तो भैया बैन कर दिया था, मतलब कि काले कपड़े, मतलब कि काले सूट, वो काले सूट वगैरह नहीं पहन सकते थे भाई, बैन। कुछ लड़कियां डायरेक्ट मर जाती थी। ये होता है फैन क्रेज। उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था ना एनीथिंग। उस टाइम पे ना हीरोइंस काफ़ी बढ़िया हुआ करती थी यार, मतलब कि जेन्युइनली, मतलब कि वो जो कपड़े वगैरह पहनती थी, जो यूथ आइकॉन जिसे माना जाता था, उनके एक ड्रेसिंग सेंस, कपड़े, उन्हें पता है जो फिल्मों तक सीमित है उस फिल्मों तक ही रखे। बाकी कोई फंक्शन हो, अवार्ड फंक्शन हो, एनीथिंग, उसके अंदर क्या है ना, वो एक मर्यादा में कपड़े पहनती थी, जो कि बहुत खूबसूरत लगता था। रेखा जी आज भी उसी चीज़ को फॉलो कर रही, तो वो बहुत काफ़ी बढ़िया लगता है। और आजकल के भैया ये लाइमलाइट के चक्कर में, मतलब बस देखो, मुझे ना देख सकते, मेरे जिस्म को देखो, लेकिन देखो खास तुम्हारे वास्ते इतने छोटे फटे हुए नंगे कपड़े पहन के आए हम, ये हो गया है। और इसे देख के ना आज का यूथ यही बोलता है कि जो फीमेल ऑडियंस होती है, हाँ यार ये तो कूल है, ऐसा कपड़ा पहनना मतलब सक्सेसफुल दिखना, हाँ यार ये तो मेरे घर की इज्जत ही बढ़ा देगा, ये तो मेरी इज्जत बढ़ा देगा, वाह। तो ये मेंटेलिटी रह चुकी भाई अपने मेगा स्टारडम की तरफ राजेश खन्ना का एटीट्यूड, जिसमें हम्बल, मॉडेस्ट और रिलेटेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट एवरीथिंग अबाउट हिम वाज ग्रैंडियोस, लार्जर देन लाइफ। राजेश खन्ना को अपने स्टारडम को एम्ब्रेस करने में, इंपोर्टेड कार्स में घूमने में, खुद को लिटरली बॉलीवुड का मसीहा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का भगवान दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब कोई आपको पूछता है, मेरे ख्याल में तारीफ और पूछना तो भगवान को भी अच्छा लगता है। अब जिसके सामने लोग झुकते हो, उसे अपना भगवान मानते हो, उसके जैसा बनने की उम्मीद भी कोई कैसे रख सकता है। पर राजेश खन्ना का एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनालिटी तो बस शुरुआत थी। शुरुआत एक ऐसे फिनोमेना की जो अगले दशक में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल एंड इवन ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी फॉलो करने वाले थे। फिर चाहे वो अपने करोड़ों रुपयों के बंगले को फ्लेक्स करना, everybody lived in bungalows, so when I bought it I didn't think it's a big deal. अपने स्टारडम को बढ़ा चढ़ाकर बताना और उसे ओन करना। एडुलेशन, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है। जब ये नहीं रहेगा तो बहुत तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ झेलना जिस दिन आ गया, अभी तो देखा नहीं, इंशाल्लाह बहुत टाइम तक नहीं देखूंगा। या फिर अपनी विक्टिम इमेज को खुद ही आके इंटरव्यूज में गलत साबित करना। What do you feel, Salman? Do you feel that all these series of unfortunate incidents that have happened in your life, do you think it shaped you in some manner? There's nothing unfortunate. I mean, I've been hearing this a lot of late that, poor guy, look at the stuff that he's gone through. What? एंड उस समय के बॉलीवुड सुपरस्टार्स की हर एक चीज, उनके बंगला, गाड़ी, इंटरव्यूज, पब्लिक परसेप्शन से लेकर उनकी लव लाइफ तक, हर एक चीज बड़ी लार्जर देन लाइफ हुआ करती थी, अनअपोलोजेटिक हुआ करती थी। खुद को लाइकेबल दिखाने की कोशिश करने में उन्हें उस टाइम पे खाली रिपोर्टर और यही लोग ज़्यादा लड़ते थे ना। आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया पे दूसरे में से तीसरा बंदा हर चीज़ में अपने नाक घुसरने में, सॉरी बट है अपने पास इंटरनेट पावर है सोशल मीडिया का, तो करेंगे भैया। ये थोड़ा पर्सनल नहीं जा रहे अपन खुद के ऊपर ही, खैर आगे बढ़ते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं था। Yes, I'm quite rich. एंड स्टारडम का मतलब ही था एक ऐसा सुपरस्टार जो अनटचेबल हो, एस्पिरेशनल हो, जिसके जैसा बनने की, दिखने की तुम कभी सोच भी ना सको। देखो बहुत समय तक सिनेमा इंडियन सोसाइटी के लिए अपनी रोजमर्रा की दुख भरी जिंदगी से निकलकर एक अलग मीडियम में एस्केप करने का जरिया हुआ करती। उन्हें नहीं चाहिए था कि उन्हें मूवी देख के कुछ माइंड ब्लोइंग मिल जाए, लाइफ चेंजिंग लेसन मिल जाए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में जानने को मिल जाए। और भले ही सुनने में तुम्हें ये इट्स राइट ब्रो, क्योंकि भैया आज के टाइम पे ना तुम क्या ही देखोगे, तुम बस एंटरटेन होना है कुछ घंटों के लिए, तुम गए एंटरटेन हो गए, कुछ लेसन लिए, वो अलग बोनस फैक्ट है वो तुम्हारा। ओके, मोस्ट ऑफ द मूवीज जो होते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस होती है। आजकल वो कौन सा पिक्चर है यार, वो अरे वही जो दिल जले आशिक रो रहे थिएटर में जाके, नशा काट रहे अपने हाथों के, प्यार में पागल हो जा रहे, फैन के सगे, पता नहीं क्या इग्नोर आगे बढ़ते, एरोगेंट या फिर एंटी पीआर लगे। पर सच तो यही है कि इन बॉलीवुड सुपरस्टार के इस बेबाक एटीट्यूड, रियलिटी को एक्सेप्ट, उसको ओन करने की एबिलिटी ने ऑडियंस के दिलों में उनके लिए एक अलग जगह बना दी थी। दबंग, तेरा नाम, वांटेड, क्या हम आपके हाई कोर्ट, प्रेम रतन धन पाए, मैंने संजू बाबा का टैटू निकाला है। उस समय बॉलीवुड आइडियल भले ही ना हो पर रियल तो था, एंड द ऑडियंस लाइक्ड इट। ये जो मैंने नाम लिए, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, सनी देओल, इन सब की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रियल पर्सनालिटी ने इन
उनके व्यूअर्स को डाई हार्ड फैन में बदल दिया था, क्योंकि बॉलीवुड का कल्चर ही ऐसा था कि आए दिन हमें उनकी एक्सट्रावेगेंट पार्टीज के बारे में सुनने को मिलता था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अफेयर, सलमान और शाहरुख की लड़ाई, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में उनका रियूनाइट होना, बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के साथ कनेक्शंस। इनफैक्ट वाह, उस टाइम पे ना भैया एक्चुअल में ना मैंस लगते थे, मतलब कि एक्चुअल में भैया आजकल के जैसे हीरो हीरोइन ज़्यादातर भैया बॉडी फ्लेक्स करना यही जानते हैं, सिक्स पैक्स ऐप दिखाना भैया, बॉडी शॉडी है ना, एक्टिंग में भले ही कुछ ना हो, डांसिंग के नाम पे एकदम भैया डांसिंग चला। उस टाइम पे क्या था, किसी गार्डन में गए 2-3 डांस स्टेप किए बस। आजकल भैया पूरा वर्ल्ड टूर होता है एक ही गाने के अंदर। और उस टाइम का बॉलीवुड लगता था ऐसा दमदार एकदम, मतलब या कड़क मैच्योर। आजकल बॉलीवुड थोड़ा ऐसा बच्चा टाइप में लगता थोड़ा सा। ये मेरी शायद छोटी सोच होगी, माफ़ कर देना अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होगा तो, बट जेन्युइन यार उस टाइम पे ना होता था एकदम रूड, या हीरो भी ऐसे थे या। बॉलीवुड का पूरा कॉन्सेप्ट एक एवरेज इंडियन इंसान के लिए फॉरेन था, जिसके बारे में तुम जानते हो पर उसमें घुस नहीं सकते। उसके बारे में गॉसिप करना ही फैंस को उस दुनिया से कनेक्ट करता था, पर रिलेट नहीं कर सकता। एंड माइंड यू, मैं बात यहाँ बॉलीवुड मूवीज की नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कर रहा हूँ। पर साल 2010 के बाद कुछ बदल गया। सिर्फ मूवीज की टाइप, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं, देयर वाज अ शिफ्ट इन हाउ वी सी बॉलीवुड सुपरस्टार। 2012 में रिलीज होती है करण जौहर की मल्टी स्टारर हाईली एंटिसिपेटेड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिस फिल्म को बहुत से लोग बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम कल्चर में नेपोटिज्म का ओरिजिन भी मानते हैं। आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप शायद नहीं हुई, पर ऑडियंस को फिल्म उस अल्ट्रा ग्लैमरस अनरिलेटेबल कॉलेज लाइफस्टाइल की वजह से कुछ खास पसंद नहीं आई। ये कौन सा कॉलेज है जो करण जौहर हर मूवी में बताता है? नहीं, कौन सा लिटरली भाई ना देखिए हमने इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज ना है। हम भी गए हुए कॉलेज में, हम भी सीखे पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में भी। ये जो भैया ये पढ़ाई छोड़ के हर वो चीज़ दिखा रहा, डांस करा दिया, चुम्मा चाटी करा दिया, प्यार करा दिया, अफेयर करा दिया, एवरीथिंग पढ़ाई छोड़ के सारी चीज़ें हो रही भाई। गेम के नाम पे पता नहीं कौन से गेम खिला दिए। इंडिया का कॉलेज है या बाहर गाँव का कॉलेज है, ये पहले क्लियर करो। इंडियन ऑडियंस को वो बात समझ नहीं आई, इसीलिए उस पर जोक्स बने, फिल्म का मजाक उड़ाया गया। एंड शायद इसी मूवी के साथ बॉलीवुड को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया की ऑडियंस को अब वो एक्स्ट्रा दूर से देखने वाले एस्पिरेशन बेचना शायद उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि कोइंसिडेंटली ये वही टाइम भी था जब सोशल मीडिया इमर्ज हो रहा था। मेरे तुम्हारे जैसे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे थे। अब भले ही उस समय एक इन्फ्लुएंसर को किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से दूर दूर तक कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर लोगों के एंटरटेनमेंट के मामले में दोनों का रीच काफी सिमिलर था। एंड धीरे धीरे हमारे तुम्हारे बीच से निकला हुआ एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी टीवी और बड़े पर्दे पर आने वाले लोगों के जितना ही पावर और इन्फ्लुएंस रखने लगा था। पर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबको ये तो समझ आ गया था कि एक कल्चरल चेंज हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करना है, समझना है और उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनानी है। और इस कल्चरल शिफ्ट की आर्क पूरी तब हुई जब बॉलीवुड में मिडिल क्लास, छोटे शहर और हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं, उस बड़े पर्दे के बाहर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगी। जैसे 2011 में रिलीज होती है तन्नू वेड्स मन्नू, 2013 में रिलीज होती है क्वीन और नौटंकी साला, 2015 में हवाई ज़्यादा, दम लगा के हईशा, 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं मचाती, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा बेंचमार्क कि एक सेलिब्रिटी कैसा होना चाहिए, उस कल्चरल। वाह, ये बात तो सही यार। इनमें से कोई भी शायद स्टार किड नहीं था, बट फिर भी इन मूवी के अंदर जो दम खम या फिर जो एक्टिंग, जो टैलेंट दिखाया गया था, 100 बात की एक बात, वो काफ़ी अप्रिशिएबल था। शिफ्ट को डिफाइन करती हैं, जो आने वाले कुछ समय में हाईली प्रिविलेज्ड बॉलीवुड की नेपोटिज्म से भरी हुई फैमिलीज, उनके बच्चे और उनकी PR एजेंसीज की रातों की नींद उड़ाने वाला था। क्योंकि बॉलीवुड में शायद पहली बार ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, एस्पिरेशनल फिल्म और सेलिब्रिटी से ज्यादा कंगना रनौत, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर, सुशांत सिंह राजपूत यार और लेजेंड था यार, एक्टर कसम से यार। जैसे एक्टर्स की रियल लाइफ कहानियां, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बावजूद सेलिब्रिटी स्टेटस अचीव करने के बाद एरोगेंट और रूड ना होना लोगों को रिलेटेबल लगने लगा। ये सब टेक्निकली तो हम भी रिलेवेंट लगे, हम भी सड़क पे जाके पानी पूरी खाएंगे भाई। वो बंदा वहां से आया, पवित्र रिश्ता से उसे देखते आ रहे भाई, पवित्र रिश्ता से। हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा था यार। उसने एक्चुअल जो स्ट्रगल होता है ना वो उसने किया था, बैकग्राउंड डांसर से लेके किसी सीरियल के लीड में और फिर किसी मूवी के लीड में, फिर बाद में सुपरस्टार। वाओ।
उसी सेलिब्रिटी कल्चर का पार्ट थे, बट अलग थे उस दशकों से चले आ रहे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी कल्चर से। ये सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के पुराने स्टार से ज्यादा हम्बल थे, उनसे ज्यादा रीचेबल थे, उनसे ज्यादा लाइकेबल थे। उनमें शायद एक स्टार वाली बात तो थी, पर उससे ज्यादा थी नॉर्मल लोगों से रिलेटेबिलिटी, जो इंडियन ऑडियंस ने अब तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ज्यादा एक्सपेक्ट करी नहीं थी। एंड दिस वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर द ऑडियंस। लोग कंगना रनौत को आलिया भट्ट से कंपेयर करने लगे, आयुष्मान खुराना को वरुण धवन से, और अब जब एस्पिरेशन को बेचने वाले बॉलीवुड ने कल्चरल शिफ्ट को देखा तो उसने वही किया जो एक डेस्परेट अटेंशन सीकिंग अटेंशन वैलिडेशन का भूखा इंसान करता। उन्होंने करना शुरू किया उस रिलेटेबिलिटी फॉर्मूला को कॉपी। पर कॉपी करने में ना एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि तुम कभी भी ओरिजिनल नहीं बन सकते। और बॉलीवुड के प्रिविलेज्ड हाईली एस्पिरेशनल स्टार्स ने अपनी पूरी की पूरी पब्लिक इमेज कैसे बदल दी, कैसे नेपोटिज्म और पीआर एजेंसीज ने इस रिलेटेबिलिटी फॉर्मूला को इस हद तक एक्सप्लॉइट किया कि वो काम करना बंद कर गया। एंड व्हाई सुशांत सिंह राजपूत वाज द लास्ट ओरिजिनल सुपरस्टार दैट बॉलीवुड हैड। ये सब इस बॉलीवुड रिलेटेबिलिटी के स्कैम को अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रिलेटेबिलिटी का आखिर फॉर्मूला क्या है, इन सेलिब्रिटीज ने उसे यूज कैसे किया। द रिलेटेबिलिटी फॉर्मूला को इस हद तक एक्सप्लॉइट किया कि वो काम करना बंद कर गया। एंड व्हाई सुशांत सिंह राजपूत वाज द लास्ट ओरिजिनल सुपरस्टार बॉलीवुड। इन्हें पता था कोई आएगा और इनका हक का मान पान सम्मान लेके चला जाएगा। राजपूत was the last original superstar that Bollywood had। ये सब इस बॉलीवुड रिलेटेबिलिटी के स्कैम को अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रिलेटेबिलिटी का आखिर फॉर्मूला क्या है, इन सेलिब्रिटीज ने उसे यूज कैसे किया। The relatable formula exploited 2010 तक एक बॉलीवुड स्टार की इमेज जो सालों से चली आ रही थी, अगले 5 सालों में 2015 तक पूरी तरह बदल गई, क्योंकि कंगना रनौत, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स की फिल्में ही नहीं, लोग उनकी स्टोरी, उनके बैकग्राउंड, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी इंटरेस्टेड थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, क्योंकि बॉलीवुड से आने वाले एक्टर्स अपने आप को भगवान की तरह नहीं दिखा रहे थे, पर शायद इसलिए क्योंकि लोगों को उन एक्टर्स में अपनी एक झलक दिखाई थी। अब तुम ही बताओ ना, झारखंड में रहने वाला एक लड़का सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा रिलेट कर पाएगा या फिर वरुण धवन से? और अब तक एक क्लियर डिस्टिंक्शन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज में तुम्हें दिख भी रहा था। एक तरफ ग्लैमरस वही एस्पिरेशनल सेलिब्रिटीज और दूसरी तरफ रियल नॉन ग्लैमरस रिलेटेबल सेलिब्रिटीज। एंड अगर हमें दिख रहा था तो बॉलीवुड को भी दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने इन लाइंस को ब्लर करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत हुई आलिया भट्ट और वरुण धवन की रीब्रांडिंग से। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद आलिया भट्ट की 2014 में आई तीनों फिल्में हाईवे, 2 स्टेट्स और हम्प्री शर्मा की दुल्हनिया, जो टियर 2 टियर 3 के शहरों के ऐसे इश्यूज को कवर करती थी जो मास ऑडियंस को फेमिलियर लगे। एंड आलिया भट्ट की इमेज रीब्रांडिंग काम कर रही थी, एंड ऐसा वरुण धवन के लिए कहना भी सही होगा। एंड ये तो बस 2 मेन स्ट्रीम लोग एग्जांपल है, पर 2015 तक एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डेफिनेशन, उसकी पर्सनालिटी, उसका ऑरा, उसकी प्रेजेंस कैसी होना चाहिए, ये सब बदल चुका था। और वो इसीलिए क्योंकि वो स्टार जो लोगों को डिस्टेंट लगते थे, दे वर नो मोर अनअटेनेबल, नो मोर परफेक्ट। वो सेलिब्रिटी तो अब भी थे, पर अ मोर सॉफ्टर, मोर अप्रोचेबल, अ मोर मिडिल क्लास वर्जन ऑफ द सेलिब्रिटी बन गए थे। एंड जब वाओ, ओके तो स्टार किड्स के ऊपर काम हो रहा है बॉस। स्टार किड्स को पिक्चर दिए जाले फ्लॉप होने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता, वो इसके बेटे हैं। मुन्ना, तुम फ्लॉप दोगे तो भी तुम पिक्चर मिलेंगे, जस्ट बिकॉज पूरा सिनेमा तुम्हारे बाप का है। इस पूरे सीन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बढ़ने लगे। हाँ, ये भी यार। तो इन सेलिब्रिटीज का कंपटीशन सिर्फ अपने साथ वाले टियर 2 टियर 3 या फिर रिलेटेबल सेलिब्रिटीज नहीं थे, बल्कि छोटे शहरों से निकले, अपने रूट से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बन गए थे, who were both funny and relatable। अब अगर वो ऑडियंस जो आपको देखा करती थी सडनली एक नए इंसान से सोशल मीडिया पर ज्यादा रिलेट करे, उनको ज्यादा सपोर्ट करे, तो नेचुरली आप थोड़े से जेलस हो गए। और रिलेट करे भी क्यों ना, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की डेली लाइफ की स्ट्रगल्स, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो जूझ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम तो एक सेलिब्रिटी की लाइफ में शायद थी नहीं। उनकी लाइफ में तो सब परफेक्ट था। हाँ, मुझे पता है ये बात शायद सच ना हो, उनके जीवन में उनके खुद के दिक्कत है, पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की खुद की बनाई गई पब्लिक पर्सोना की वजह से ऑडियंस के मन में ये फीलिंग आए, ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ये सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंसर्स का शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्टिंग फैक्टर के कारण हो, वो कंफर्ट जो ऑडियंस को अपने जैसे बैकग्राउंड से निकले हुए इन्फ्लुएंसर्स को देखने में ज्यादा प्राप्त होता है। और फिर ये भी बात है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने फैन फॉलोइंग बनाने का एक नया कोड बॉलीवुड से पहले क्रैक कर लिया था, जो ये बात तो सही है। अगर फैन फॉलोइंग या फिर फॉलोअर्स की बात करें तो वो स्टार लोगों से ज़्यादा आज के टाइम पे जो है, ये मेरा वीडियोज़ आ रही है, पता नहीं आ रहा है, कम ऑन
आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर आते हैं। ऑडियंस के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं कि मैं तुम्हारे टीवी पर आऊंगा तो मेरी मूवी देखने आओ, बल्कि एक डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाना। उनको समझ आ गया था कि एक 100% परफेक्ट इंसान किसी को पसंद नहीं होता। पीपल डू एक्चुअली लाइक फ्लॉज। उन्हें फेमिलियर लगता है जब किसी और इंसान की स्ट्रगल से उनका मिलना जुलना हो। एक दो और थे, एक एमपी का एक लड़का था, मेरा जूनियर था 3 साल, वो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। किसी का बैकग्राउंड वही मिडिल क्लास हो, किसी के एक्सपीरियंसेस सिमिलर हो जो मैंने तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। यही कारण है कि YouTube पर TVF AIB की स्केच कॉमेडी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि बॉलीवुड को तक उनके साथ आके काम करना पड़ा। और शायद ऋतिक रोशन के स्टारडम तक ये बात अप्लाई होती ही नहीं थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज हमारी डेली लाइफ का कभी पार्ट नहीं थे। उनको कभी किसी अवार्ड शो में देखना और फिल्म प्रमोशंस के दौरान दिए गए उनके इंटरव्यूज को सुनना, फैंस का सेलिब्रिटीज के साथ इंटरेक्शन बस यहीं तक लिमिटेड था। एंड सडनली सोशल मीडिया और पापराजी कल्चर ने इन स्टार्स को अचानक से ऑडियंस के इतना क्लोज ला दिया कि अब उनके लिए रिलेटेबल दिखना एक चॉइस नहीं, एक मजबूरी बन गई थी। उनकी फिल्मों की सक्सेस से ज्यादा, उनकी एक्टिंग की काबिलियत से ज्यादा ऑडियंस में बनाई गई उनकी इमेज, उनके इमोशनल कनेक्ट, उनके पर्सनल ब्रांड पर डिपेंड करने लगी। एंड बॉलीवुड स्टार्टेड वेपनाइजिंग दिस रिलेटेबिलिटी बाय फेकिंग इट। फिर चाहे वो अपने डेब्यू फिल्म से पहले अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाना। Everyone thinks that गौर फरमाने वाली बात तो है, हर मूवी से पहले इनका दुख दर्द मुखड़ा सुखड़ा या फिर कोई भी ऐसा इंटरव्यू जिसके अंदर ये बोलते हैं गरीबी से निकले वो सपन, देखना 4.5 लाख का टी-शर्ट पहने बस, गरीबी से भाई तुम्हारी तरह ही है भाई। ऑडियंस में पूरी ऑडियंस के कपड़े मिला के भी उसका 1% भी नहीं हो इतनी गरीबी भाई। you know, it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted, but I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way. 5-star शेफ्स का एक्सेस होने के बावजूद दाल चावल को अपना फेवरेट फूड बताना हो। क्या पसंद है खाने में? सबसे फेवरेट चीज सिंपल दाल चावल, घर का दाल चावल। तुम्हारी और मेरी तरह छोटी एक्चुअली में श्रद्धा का भी जो है ना फूडी लवर है, बट उसका फूड भी जो है ना अपने ऐसा नॉर्मल ठेले से नहीं आता होगा। एक टॉप क्लास का शेफ़ रखे होंगे, क्योंकि 100 मिलियन फॉलोअर रखने वाले, उसकी हेल्थ को इतना ज़्यादा मतलब कि प्रायोरिटी देने वाली, वो मुझे नहीं लगता कि याद दे दे ज़रा थोड़ा सा दाल चावल वही ठेले से नहीं। हम जैसे को तो सोचने वाली बात है ना। सोचो ना यार, तुम सोचो ज़रा, गौर फरमाइएगा जनाब इस पे। छोटी चीजों के लिए बार्गेन करना हो, खुद को स्पिरिचुअल दिखाना हो, या फिर पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए, खुद की इनोसेंट रिलेटेबल इमेज बनाए रखने के लिए, सालों से बनाए गए अपने फैन बेस को हर्ट ना करने के लिए, पहलगाम अटैक्स जैसे इंसिडेंट्स पर भी एक भी कमेंट ना करना हो। तुम कह सकते हो कि हाँ बात तो सही भैया कि खान्स ने मतलब कि शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन पता नहीं, बट हाँ तीनों खानों ने तो पहलगाम अटैक पे ना कुछ बोला ना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ बोला, जबकि इस टाइम पे सब में ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑडियंस की, अपने फैंस की तरफ से कि भैया वो कुछ रिएक्ट करे, मतलब कि इंस्पिरेशन। भाई बजरंगी भाईजान ने, सलमान खान ने हर बार जय श्री राम बोला ना, तो भाई एक बार बोल दे तो ऑपरेशन सिंधु इज़ वेरी ग्रेट सक्सेसफुल, ऐसा वैसा एनीथिंग। हाँ सोफिया अंसारी या फिर व्योमिका सिंह, दोनों के बारे में कुछ अच्छी लाइन बोल देते तो यूथ को भी थोड़ा सा मोटिवेट करके अपने देश के प्रति रहो। बोल दिए होते कुछ, जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, बोल दिए होते ना। मॉडर्न डे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मास्टर कर लिया है द आर्ट ऑफ बीइंग रिलेटेबल, एक्सेसिबल एंड मोर फरारी, मतलब कि भैया वो लैम्बोर्गिनी लेके घूमने वाले ऑटो में घूम रहे हैं। ह्यूमन एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम फॉर डूइंग दिस। शायद सच में सारा अली खान इतनी स्पिरिचुअल हो, जानवी कपूर का फेवरेट फूड सच में दाल चावल, पर आज ये कल्चरल प्रेजेंटेशन का शिफ्ट सिर्फ उनके इंटरव्यूज में नहीं, उनकी पर्सनालिटी, उनके एक्शंस में भी दिखता है। क्योंकि अपनी अपकमिंग फिल्म्स की प्रमोशंस के लिए बॉलीवुड अब पहले की तरह ग्रैंड प्रीमियर ऑर्गेनाइज नहीं करता है, बल्कि राज शमानी, रणबीर इलाहाबादी और थगेश के शोज में जाता है। अपनी प्राइवेसी सिक्योरिटी को मेंटेन करने वाली, मीडिया और ऑडियंस में अपनी मिस्टीरियस पर्सनालिटी मेंटेन करने वाले सेलिब्रिटीज आज YouTube पर अपना चैनल बनाकर डे इन माय लाइफ के व्लॉग्स अपलोड करते हैं। हर वीकेंड इंस्टा लाइव पर आकर अपनी ऑडियंस से 1-on-1 बात कर डे इन माय लाइफ। आलिया भट्ट का YouTube चैनल है, व्हेन माय टुडे इन दिस के व्लॉग्स अपलोड करते हैं। हर वीकेंड इंस्टा लाइव पर आकर अपनी अर्जुन कपूर 8,899 9,000 पकड़ लेते हैं। आलिया भट्ट तो फिर भी ठीक है, इनसे ज़्यादा लाइव तो भैया यूट्यूबर को आ जाते हैं। प्लीज़ आ जाते भाई।
ऑडियंस से वन ऑन वन बात करते हैं। सोचो अगर शाहरुख खान तक को एक नई ऑडियंस से कनेक्ट बनाने के लिए भुवन बाम और AIB के साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ी, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फ्लेक्सिंग और लार्जर देन लाइफ पर्सोना आज वल्नरेबिलिटी में बदल गया है, जहां वो अपनी स्ट्रगल्स, फ्लॉज, इंपरफेक्शंस बताते नहीं थकते। एंड दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी, एक रिलेटेबल पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए और सबसे जरूरी रेलेवेंट रहने के लिए। पर रिलेटेबल लगने की इस प्रूवन फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम ये कि ये पूरा फॉर्मूला ही फोर्स्ड और मैन्युफैक्चर्ड है। एंड अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, अपनी रियलिटी, अपनी असली पर्सनालिटी को ज्यादा समय तक फेक करना लगभग नामुमकिन है। काम चाहिए एज एन एक्टर। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ। एंड इसीलिए इस मैन्युफैक्चर्ड रिलेटेबिलिटी की एक कॉस्ट है, जहां शायद ये बॉलीवुड स्टार्स, उनकी PR टीम्स ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही वो अपने इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहे, खुद को ऑडियंस जैसा दिखाने में सक्सेसफुल हो जाए, पर शायद इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े और खतरनाक हैं कि इट कैन कॉस्ट देम देयर एंटायर स्टारडम। अब रिलेटेबिलिटी फॉर्मूले की सक्सेस पर तो कोई बॉलीवुड ऑलरेडी एंड हो चुका है यार, बॉलीवुड खत्म हो चुका है। रिसेंटली तुमने देखा नहीं क्या तुम लोगों ने कि मूवी फ्लॉप हो रही है, ना अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, ना अच्छे वेब सीरीज काम करना पड़ रहा है भाई, वेब सीरीज भी उनसे जम नहीं रही है, ऑडियंस को भैया मजा नहीं आ रहा। सही बता रहा हूँ, 100 बात की एक बात ना डाउट नहीं है, वो लोगों को स्टार से इमोशनली कनेक्ट रखने का काम बखूबी करता है। जैसे एक छोटे शहर का मिडिल क्लास का लड़का जो बॉलीवुड में आकर बड़ी चीजें करना चाहता है। ये सुनकर तुम्हारे मन में आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या सुशांत सिंह राजपूत का नाम ही आएगा, क्योंकि उनका पूरा पब्लिक परसेप्शन ही वो है, जो कि उनके बैकग्राउंड, उनकी रियलिटी से परफेक्टली मैच करता है। ऑडियंस में ऐसे एक्टर्स के लिए प्यार, एडमिरेशन, इंस्पिरेशन देखकर ही बॉलीवुड में मिडिल क्लास दिखने का टेम्पलेट चलना शुरू हुआ था, जिसमें कुछ लोग सक्सेसफुली ये पुल ऑफ कर पा रहे थे और कुछ नहीं। पर जून 2020 में सब कुछ बदल जाए। The Bollywood star Sushant Singh Rajput has died in Mumbai. He was found hanging in his residence today. बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का एंड कलेक्टिवली एक बहुत कोल्ड रिएक्शन निकलता है। एंड पैंडेमिक के कारण लगातार सोशल मीडिया पर फनी, ज्यादा फेमिलियर, ज्यादा रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ना इंडियन ऑडियंस में बॉलीवुड को परसीव करने का तरीका पिछले 10 सालों में तीसरी बार बदल देता है। ये वही पीरियड था जब बॉलीवुड की हिपोक्रेसी शायद एक्सपोज होना शुरू हो गई। शक्कर बंद हो गई थी। तो आप भी फैंटा पियो और स्नैकिंग करो। And all of those drinks. Just make sure there's not much sugar in it. So dark chocolate is helping me then. Dark chocolate, yes, not the traditional sweetened ones. Yeah. So all my food is now cooked in coconut. देखो इसे बोलते भैया अंधों के शहर में चश्मे बेचना या फिर टकले के शहर में कंगी बेचना। और रियलिटी तुम्हारे सामने है बॉस। Vitamins A, D, mushroom E. रिलेटेबल और फेमिलियर लगने की ये अटेम्प्ट्स लोगों को फोर्स और मैन्युफैक्चर लगने लगे थे। फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण की घर पर काम करते हुए वीडियो हो, नेहा धूपिया की मुंबई की सड़कों पर रनिंग करना हो, ऑडियंस शायद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अब थोड़ी और गौर की नजर से देखने लगी थी, जिसकी वजह से ये 2-4 रिलेटेबल चीजें करना वाज नॉट इनफ टू मेंटेन द रिलेटेबल। हर न्यूज, हर फुटेज, हर इंटरव्यू इतना ज्यादा एक्सेसिबल हो गया था कि अपनी पर्सनालिटी, अपने एक्शंस और इंटेंशंस को ज्यादा देर तक फेक करना लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। I didn't know whether I was depressed or not. I just knew something's not working. I was procrastinating a lot. I stopped enjoying watching film. And even if they managed to pull off this act, अगर उनकी ये hypocrisy, उनकी ये PR वाली इमेज एक्सपोज होती ही नहीं, तब भी रिलेटेबल बनने के इस फॉर्मूले को बॉलीवुड इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर चुका था कि शायद अब उसे हाइंडसाइट में देखते हुए बॉलीवुड एक्टर्स के स्टारडम पर ही सवाल उठाए जा सकते हैं। एंड यहाँ बात मैं कलेक्टिवली सारे सुपरस्टार्स की कर रहा हूँ, क्योंकि जब सबकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी सिमिलर होगी, सबके इंटरव्यूज में सिमिलर स्क्रिप्टेड आंसर्स होंगे। मैं 250 ऑडिशन देके आया हूँ जो एक हम्बल और मॉडर्न स्टार की तरह प्रेजेंट करें, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे जैसी हैं, शायद उनका फैशन सेंस भी हमारे जैसा है, तो फिर लॉन्ग टर्म लोगों के दिलों में रहना, अपनी खुद की एक जगह बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि खुद को रिलेटेबल दिखाने की इस कोशिश में इतना ज्यादा एफर्ट लगाकर शायद इन सेलिब्रिटीज ने सिर्फ अपनी रियल आइडेंटिटी को ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में स्टारडम के कॉन्सेप्ट को ही खतरे में डाल दिया। क्योंकि अगर तुम कंपेयर करो, साउथ में भी आज रजनीकांत और दानुश जैसे एक्टर, उन इंडस्ट्रीज के स्टार्स के पीछे आज भी उनके फैंस पूरी तरह पागल हैं। वो आज भी वही है जो, क्योंकि वो वैसे ही है जैसे वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो क्या दिखाना है भैया। साउथ वाज अ ग्रेट भैया, एक टाइम पे साउथ का मजाक उड़ाया जाता, बट आज देखो साउथ वालों ने सबको पीछे छोड़ दिया।
साउथ भैया साउथ हमेशा से थे। हाँ, उनके पास नेपोटिज्म की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं और चेंज हुआ है तो वो है बॉलीवुड, जिसने इस रिलेटेबिलिटी फॉर्मूले की सक्सेस को देखा और बिना कुछ सोचे समझे ऑलमोस्ट हर स्टार उस टेम्पलेट को कॉपी करने उतर आया। अपनी इस मैन्युफैक्चर्ड रिलेटेबिलिटी से वो अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर ही रहे हैं, पर शायद उन पोटेंशियल एक्टर्स के लिए भी नुकसान कर रहे हैं जो इसका सच में फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि या तो ऑडियंस अब इतनी स्मार्ट हो गई है या इस फॉर्मूले से इतना बोर हो गई है कि उनकी इस रिलेटेबिलिटी वाली पीआर टैक्टिक को आराम से स्पॉट कर दे। यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक। जितने किलो के आप हैं बॉडी को चाहिए उतने ओके ग्राम प्रोटीन हर रोज, इसलिए प्रोटीन प्लस जिसमें है दूध और सोया। एंड व्हाइल ऑडियंस का इतना अवेयर होना, उनके स्टारडम को एस्पायर ना करना, इनफैक्ट उनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करना इज एक्चुअली एक्सीलेंट, वेरी गुड फॉर अस एज ऑडियंस, बट फॉर बॉलीवुड स्टार्स नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टारडम को ही शायद पोटेंशियली बॉलीवुड से खत्म कर दे। क्योंकि शायद शाहरुख खान सही थे व्हेन ही सेड आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार। I'm the last of the stars. क्योंकि अगर आज भैया वो सही बोले उसने। ऑडियंस के दिल में लंबे समय तक जगह बनानी है तो ये फेक सैचुरेटेड टेम्पलेट्स को छोड़कर अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने ओपिनियंस बिना डरे स्टार्स को दिखाने पड़ेंगे। एंड ऐसा नहीं है, इसके एग्जांपल नहीं है पीपल लाइक अनुष्का शेट्टी, दिलीप ताहिल, आज वो कर रहे हैं, वो उस ऑडियंस के साथ ऑथेंटिकली कनेक्ट कर रहे हैं। रणबीर कपूर तो आज भी सुपरस्टार बिहेवियर दिखाते हैं कि तुम्हारे बियर बाइसेप्स राज शमानी के पॉडकास्ट पे ना जाकर मोदी जी की तरह सीधे निखिल कामत के पॉडकास्ट पर जाता है। एंड आगे आने वाले कुछ समय में तुम शायद बॉलीवुड के सुपर स्टार्स को अपने एक हाथ पे गिन पाओ, क्योंकि न्यू एज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अगर अपनी इन रिलेटेबिलिटी वाली पीआर ब्लंडर्स की गलतियों से नहीं सीखे तो उनका ये मिडिल क्लास दिखने वाला स्कैम उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। तुम यहां तक आ गए हो, तुम्हें पॉप कल्चर पर ऐसी वीडियोस सही बोल रहा है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो आई नो तुम्हें यार इसका और मेरा दोनों का पसंद आया होगा, तो दोनों का ले लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। सॉरी भैया, गंदी सोच वाले तुम लोग हो यार, प्लीज़। एनीवेज सॉरी, माफ़ करना। एनीवेज अप्रॉक्सिमेटली 40 मिनट का वीडियो बन गया अपना। वाह, तुम एक्चुअल में सब्सक्राइब करो अगर तुम आखिर तक देख रहे हो तो भाई, जेन्युइनली। ओके ठीक है, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक की पुरानी वीडियोस देख लेना। अदरवाइज आई लव यू सो मच। कम टू द नेक्स्ट वीडियो।